आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? आवाज़ आ रही है क्या? मेरे को बताओ ज़रा, वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? आवाज़ आ रही है? सो आ जाने दो सभी लोगों को, और लोगों को भाई शेयर कर दो, ज्वाइन कर लें सब लोग। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज बायो प्रोसेस का 2011 का पेपर। कल हम लोगों ने 2010 का पेपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग 2011 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके के बायो प्रोसेस के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई सब लोग शेयर कर दो, ठीक है, और लोग भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना गेट 2011 बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है ये, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं इसमें आए हुए क्वेश्चंस बायो प्रोसेस में। तो देखो भाई, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। ओके ओके, देखो भाई सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साफ साफ लिखा हुआ है सामने कि द बैलेंस्ड ग्रोथ फेज ऑफ अ सेल, ठीक है। और उस बैलेंस ग्रोथ फेज ऑफ अ सेल के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी सेल को बैलेंस्ड ग्रोथ फेज ऑफ अ सेल की जब बात होती है, तो ये डायरेक्टली क्या है, बेसिकली जो हमारा ग्रोथ कर्व हमने पढ़ा था। अभी तक सब लोग ग्रोथ कर्व के बारे में जानते होंगे, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। सब लोगों ने ग्रोथ कर्व पढ़ा हुआ होगा, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके का ग्रोथ कर्व आता है। ये फेज़ हमारा क्या कहलाता है? यहाँ तक का फेज़ हमारा क्या कहता है? लैग फेज़, ठीक है। ये लैग फेज़ होता है। और इस लैग फेज़ के जस्ट बाद यहाँ से क्या शुरू होता है? एक्सीलरेशन फेज़, ठीक है। एक्सीलरेशन फेज़, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा एक्सीलरेशन फेज़ है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? लॉग फेज़, जिसे हम ग्रोथ फेज़ भी बोलते हैं, या इसी को बोलें क्या? ग्रोथ फेज़, ठीक है ठीक। तो हमारा लॉग फेज़ हो या ओके, विशांत जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सो हम बोल रहे हैं कि ये लैग फेज़ है, ये लैग फेज़ के जस्ट बाद एसिलरेशन फेज़ और उसके बाद लॉग फेज़, ठीक है। तो पहले तो हम इन सबको डिफाइन कर लें कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। तो जब लॉग फेज़ और ग्रोथ फेज़ ख़त्म होने वाला होगा, यहाँ से क्या आता है? डिसिलरेशन फेज़ या डेक्लाइनिंग फेज़ आता है। यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज़ आता है, ठीक है ठीक है। और डिक्लाइनिंग फेज़ के बाद हमारा क्या आ जाता है? स्टेशनरी फेज़, ठीक। और स्टेशनरी फेज़ के बाद हमारा कौन सा फेज़ है अगला? जो हमारा है वो डेथ फेज़ है, ये डेथ फेज़ है, ठीक है। तो लैग फेज़ हमारा वो फेज़ है जिसमें हम बेसिकली जो हमारी सेल्स हैं वो किसी न्यू एनवायरनमेंट के लिए, जो या कल्चर मीडिया जो आपने दिया है वो एक तरीके का क्या है? एनवायरनमेंट है फॉर द सेल, ठीक है। तो हमारी जो लैग फेज़ में जो हमारी सेल्स होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं? अडाप्ट करती हैं फॉर द पर्टिकुलर न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो हम ये हमने न्यू एनवायरनमेंट दिया, उसके लिए सेल्स अपने आप को क्या करती हैं? एडाप्टेशन में जाती हैं लैग फेज़ में। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस लैग फेज़ में ओनली द सेल मास इंक्रीज, सेल का मास तो इंक्रीज होता है, सेल का मास इंक्रीज होता है, बट सेल नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। सेल मास का इंक्रीज होता है बट सेल का नंबर कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। लैग फेज की बात है ये, ठीक। लैग फेज के बाद ही एसिलरेशन फेज स्टार्ट होता है और उसी से हमारा क्या शुरू होता है? लॉग फेज। तो लॉग फेज में हम सब जानते हैं कि लैग फेज में हमारी जो सेल होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि इन दैट केस जब ग्रोन होने की बात आ रही है तो एज वेल एज यहाँ पे सेल मास बढ़े ना बढ़े, बट लेकिन
सेल नंबर तो कंफर्म्ड है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कंफर्म्ड है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई, या निधि जी गुड मॉर्निंग। तो हाँ, सेल मास बढ़े ना बढ़े लेकिन सेल नंबर तो बढ़ेगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। ऑल्सो डिक्लाइनिंग फेज में के बाद जब स्टेशनरी फेज आएगा तो यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, स्टेशनरी फेज तब आता है जब हमारा मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एग्जॉस्ट करने लगे या सबस्ट्रेट जो है वो एग्जॉस्ट करने लगे, तो उस वजह से यानी कि अब उतना मीडिया के अंदर सबस्ट्रेट नहीं है या न्यूट्रिएंट नहीं है कि वो सेल की ग्रोथ को फर्दर सपोर्ट कर पाएँ। और इन दैट केस जब हमारी सेल्स की फर्दर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं हो पाएगी तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि सेल हमारी स्टार्व्ड कंडीशंस में आ जाएंगी, ठीक है। और स्टार्व्ड कंडीशन की वजह से जो डेथ, जो ग्रोथ रेट था यानी कि जो ग्रोथ फेज था, या जिसे हम कहें कि चेंज इन सेल नंबर जो था, जो इंक्रीज हो रहा था अभी तक, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा इसी वजह से, सबस्ट्रेट के एग्जॉस्ट होने की वजह से। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, बेसिकली स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है, स्टेशनरी फेज का मतलब ये है कि जितनी सेल, हम ये कहें कि अगर हमारी जितनी सेल बन रही हो और उतनी ही सेल मर रही हो, तो इन दैट केस हमारा ग्रोथ फेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ऑल्सो इस लैग फेज में, इस लैग फेज वाले टाइम में हमारी जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग जानते होंगे कि भाई स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो, इसको हम म्यू को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है। इस रेट के साथ सेल्स ग्रो करेंगी, ठीक। तो ये जो म्यू है हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, ये लैग की फेज में क्या होगा हमारा, म्यू विल बी लेस देन म्यू मैक्स। अब ये म्यू मैक्स क्या, म्यू मैक्स इज द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द सेल, यानी कि मैक्सिमम सेल कितना ग्रो कर सकती हैं, ये उससे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने म्यू को, ठीक है। मैक्सिमम से स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम इनका वो कर रहे हैं, क्या अपने कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लैग फेज में देखा जाए तो लैग फेज में क्या कर रही है, सेल अपने आप को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हम जानते हैं कि हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होगा वो मैक्सिमम से तो कम ही होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ फेज की, तो ग्रोथ फेज में हमारा क्या होगा, म्यू विल बी इक्वल टू म्यू मैक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। म्यू विल बी इक्वल टू म्यू मैक्स, यानी कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द सेल होगा वो मैक्सिमम के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज का, तो स्टेशनरी फेज में अगेन म्यू विल बी लेस देन म्यू मैक्स, क्योंकि बिकॉज अगेन यहाँ पे ग्रोथ जो हो गई है वो डिक्लाइन हो गई है सबस्ट्रेट एग्जॉस्ट होने की वजह से। लेकिन अगर वही बात करें हम इस डेथ रेट की, तो इस डेथ रेट में म्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि अब फर्दर कोई सेल ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि म्यू हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल की डेथ होनी शुरू हो गई है आप, ठीक, ठीक है। तो नहीं आरिफ भाई ये गेट बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, बायो प्रोसेस, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। नागेंद्र भाई गुड मॉर्निंग, बलराम भाई गुड मॉर्निंग, ओके। तो हम अब इसका फर्दर इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे बोला है बैलेंस्ड ग्रोथ फेज। बैलेंस्ड ग्रोथ फेज का मतलब ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड ग्रोथ फेज का पार्ट है इस ग्रोथ कर्व में, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ फेज का मतलब ये है कि सेल की जो ग्रोथ हो रही है उसमें सारे सेल के कंपोनेंट्स, कोई भी सेल का कंपोनेंट्स हो वो सारे के सारे इक्वली ही ग्रो कर रहे हैं, इक्वली ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सो दैट फेज इज नोन एज बैलेंस्ड फेज, ठीक है। तो अगर बैलेंस फेज की हम बात करें तो हमने बोला कि बैलेंस फेज वो ग्रोथ फेज है सेल का जब सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सेम रेट से ग्रो करें, तो ठीक है। तो पहला ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है बिल्कुल, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल ग्रो एट अ सेम रेट, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेल नंबर और या सेल मास वुड बी द सेम, ठीक। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सेम रेट से मतलब ग्रो करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल भी जो फॉर्म होंगी वो भी किसी रेट से होंगी, सेम रेट से। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, यानी कि म्यू जो होगा, ये म्यू जो होगा या तो डिफाइन होगा किससे, सेल नंबर से, ठीक है, और सेल मास से, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सेल नंबर और सेल मास ही तो है जो हमारी क्या दिखा रही हैं, ग्रोथ रेट को दिखा रही हैं, ठीक है। क्योंकि हम ग्रोथ रेट का पता ही किससे लगा रहे हैं, जब हमारी सेल ग्रो कर रही है तब हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारी सेल
ग्रो कर रही हैं, दैट इज दिस इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक, तो सेल स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय द सेल नंबर और सेल मास वुड बी द सेम। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स जब सेम टाइम से ग्रो कर रहे हैं या सेम चीज से सेम ग्रेट रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद द ग्रोथ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। द स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कम कर दोगे तो ग्रोथ रेट कम हो जाता है, आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, एंड द फोर्थ रेट है द ग्रोथ रेट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज पी क्यू एंड एस ओनली। सही, ओके, ठीक है, सही है भाई, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई सभी लोग। द सबस्ट्रेट कंजम्पशन इन द लैग फेज ऑफ अ माइक्रोबियल ग्रोथ इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द, ओके, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, तो देखो पहली बात तो ये कि किस फेज में क्या होता है। ठीक है, तो फिर से वही ग्रोथ कर्व हम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इस ग्रोथ कर्व को, अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो आप देखो क्या है कि अगर हमारा क्या है, लैग फेज है। ठीक है, ये लैग फेज है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि लैग फेज में सेल जो है वो अपने आप को अडाप्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो इन दैट केस सेल अडाप्ट कर रही है। अडाप्ट करने का मतलब क्या है कि सेल अपनी पीएच को मेंटेन करेंगी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगी, अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा चेंज करेंगी। क्यों चेंज करेंगी मेटाबॉलिज्म को, क्यों, बिकॉज ग्लूकोज का यूज, जब ऐसा कार्बन सोर्स ग्लूकोज है तो अलग मशीनरी चलानी पड़ेगी या अलग सेट ऑफ रिएक्शन चलेगी। वहीं अगर कार्बन सोर्स अगर फ्रक्टोज है तो इन दैट केस अलग मशीनरी चलानी पड़ेगी, अलग सेट ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म होंगी। ठीक है, तो अलग अलग कार्बन सोर्स के लिए अलग अलग तरीके की मशीनरी का यूज़ करना या अलग अलग सेट ऑफ रिएक्शन का यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज, क्या कहलाता है हमारा, दैट इज़ द एनवायरनमेंट का एडाप्टेशन। यही हमारा क्या है, सेल का एनवायरनमेंट का एडाप्टेशन। ठीक है, यानी कि जो मीडियम में आपने उसको रखा है तो उस मीडियम में रह के उसको अपने आप को एडाप्ट करना पड़ेगा, अपनी पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी मेम्ब्रेन को मेंटेन करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर लैग फेज। ठीक है, तो इस वजह से अब वही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम बात करें कि लॉग फेज की अगर बात करें, वहीं अगर हम, तो लॉग फेज में क्या होता है बेसिकली कि सेल्स हमारी ग्रो करना शुरू कर रही हैं, इसका मतलब वो सबस्ट्रेट को यूज़ करके अपनी ग्रोथ को एनहांस कर रही हैं। तो ग्रोथ जब भी एनहांस होती है तो क्या होता है कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस है, ये सब रन होंगी। एंड दीज ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जब रन होंगी तो इनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, दीज इंटरमीडिएट्स आर नॉन एज, चाहे वो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहें, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहें, 1,3 बाईफॉस्फेट कहें, या एसिटिल कोएंजाइम ए कहें, XYZ कुछ भी हों, तो दीज इंटरमीडिएट्स आर नोन एज क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, तो जब हमारी सेल ग्रो कर रही है तो इन दैट केस लॉग फेज में हमारी सेल ग्रो कर रही है तो इसमें हमारा क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वहीं हमारी, अगर स्टेशनरी फेज की बात करें, अगर हम स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी फेज में मैंने जैसा कि बताया आपको कि हमारी जितनी सेल बन रही होंगी उतनी ही सेल क्या कर रही होंगी, डाई कर रही होंगी। तो जब सबस्ट्रेट की मतलब कमी है, एग्जॉस्ट कर गया है सबस्ट्रेट, तो इन दैट केस हमारी क्या होती है, कोई भी सेल क्या है, स्ट्रेस्ड कंडीशन में, सेल के ऊपर स्ट्रेस्ड है क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं है, तो ये एक तरीके की क्या है, स्ट्रेस्ड कंडीशन है। तो जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो इन दैट केस सेल्स क्या करती हैं, हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, बेसिकली सबने पढ़ा होगा जो स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन को
मतलब स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सबने पढ़ा होगा कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन क्यों होता है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कुछ और भी तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लांट क्यों करता है कि प्लांट कभी कभी जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट को खा लेते हैं, तो उन हर्बीवोर्स को डिटर करने के लिए या वो उन प्लांट्स को ना खाएं, पर्टिकुलर प्लांट्स को, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसलिए तो हमारे स्टेशनरी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो अब तो ये तो बात हो गई हमारे पूरे ग्रोथ फेज की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे बात करी गया कि सबस्ट्रेट कंजम्पशन इन द लैग फेज ऑफ अ माइक्रोबियल ग्रोथ इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, तो इतनी तो बात आप छोड़ ही दो, इसकी तो बात होगी ही नहीं, इसकी तो बात हो ही नहीं रही है। खैर क्वेश्चन में तो इनकी हम कोई बात कर ही नहीं रहे, केवल और केवल लैग फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहला ये आता है कि सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये बोली थी कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि मैंने बोला कि लैग फेज में क्या हो रहा है कि सेल का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होता है, हमेशा और हमेशा सेल का मास इंक्रीज होता है। तो आप ऑप्शन में अगर यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखो तो एस फेज में लिखा हुआ सबस्ट्रेट कंजम्पशन इन द लैग फेज ऑफ अ माइक्रोबियल ग्रोथ इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंक्रीज इन द सेल नंबर, दैट इज करेक्ट, एक ही रॉन्ग है, ठीक है। अब आप देख लो कि एस वाला कौन कौन से ऑप्शंस में है, यहाँ पे है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो केवल इकलौता यही ऑप्शन बचता है जो सही है हमारा, दैट इज पी क्यू एंड आर ओनली, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरसेलुलर पीएच, मोटिलिटी हो या टर्नओवर नंबर, टर्नओवर ऑफ द सेल मटेरियल, कुछ भी हो XYZ। पर आप हमेशा क्या याद रखोगे, वो आपको ऐसे स्टेटमेंट देके कंफ्यूज तो करेगा, लेकिन आप हमेशा क्या ढूंढोगे कि हमेशा लैग फेज में क्या होता है, कभी भी सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, सेल का मास बढ़ता है, और हमारा लॉग फेज जब आता है तो हमेशा और हमेशा सेल का नंबर इंक्रीज होगा, मास का इंक्रीज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, क्लियर, ये क्लियर होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आसान है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, वॉश आउट कंडीशन पे है। जैसा कि हम लोगों ने कल, जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कल जब हमने पेपर डिस्कस किया था कल वाला, तो मैंने तब भी वॉश आउट के बारे में आपको बताया होगा। और तो हमने वॉश आउट के बारे में क्या बात करी थी कि सबसे पहली बात तो कि वॉश आउट है क्या बेसिकली, तो मैंने बोला था कि रिएक्टर है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टर है, सॉरी यहाँ बनाते हैं, अगर ये रिएक्टर है हमारा, ठीक है, अगर हम इसको सबस्ट्रेट S से फीड कर रहे हैं और प्रोडक्ट P को हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो वॉश आउट कंडीशन क्या है बेसिकली कि वॉश आउट में ये होता है कि अगर हम डाइल्यूशन रेट को, जो यहाँ पे डाइल्यूशन रेट है सबस्ट्रेट को फीड करने का, अगर इस डाइल्यूशन रेट को हम किसी क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट, ठीक है, मैंने जैसा कि कल वाले अपने लेक्चर में बताया था कि क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट वो डाइल्यूशन रेट का पॉइंट है जिसके बियॉन्ड या जिस पर जब क्रिटिकल डी क्रिटिकल आ जाएगा या इससे अबव डाइल्यूशन रेट जाएगा, तो इन दैट केस क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे जो बायोमास होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट स्ट्रीम में से बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो सेल इस कीमोस्टेट में, कीमोस्टेट है ये, ठीक है, ठीक है, कीमोस्टेट है ये, ठीक। तो इस कीमोस्टेट्स के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस जब हम करा रहे हैं तो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने बायोमास को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से सबस्ट्रेट फीड करते रहते हैं किसी डाइल्यूशन रेट से और प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर डाइल्यूशन रेट क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट से अगर अबव जाएगा या बियॉन्ड जाएगा, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये जो बायोमास है, जो सेल्स होंगी यहाँ पर, वो क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट स्ट्रीम के थ्रू वो भी बाहर निकल जाएंगी, ठीक। तो जब प्रोडक्ट स्ट्रीम के थ्रू जब सेल्स बाहर निकल आएंगी तो इन दैट केस इस पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर बायोमास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वो सब यहाँ पे इस स्ट्रीम से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें अगर सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट आपने डाला, जो S सबस्ट्रेट आप डाल रहे हो और हमने ये जो S सबस्ट्रेट इसके अंदर डाला, दैट विल बी इक्वल टू SI मतलब सबस्ट्रेट इनसाइड द रिएक्टर, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना फीड किया उतना ही रिएक्टर के अंदर होगा, बिकॉज क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि सेल्स यहाँ पे है नहीं,
जब कोई कोई कंज्यूम करने वाला है ही नहीं तो सबस्ट्रेट उतना ही तो रिएक्टर के अंदर होगा जितना तुम फीड कर रहे होगे। सो दैट्स वाई तो हमारी हमारी जो वॉश आउट की कंडीशन है वो बेसिकली क्या बताती है हमें कि प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इनसाइड द रिएक्टर विल बी जीरो, बायोमास इनसाइड द रिएक्टर विल बी ऑल्सो जीरो, एंड एस जो होगा जो सबस्ट्रेट होगा वो हमारा एस फीड के बराबर होगा। सबस्ट्रेट इनसाइड द रिएक्टर विल बी इक्वल टू सबस्ट्रेट इन द फीड, यानी कि जो भी फीड करा रहे होगे वही इनसाइड द रिएक्टर हमें मिल जाएगा। तो अब बताओ ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट होगा, सब लोग बताओ 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 भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ भाई। ओके ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगर इसको अगर हम चेंज करके इन टर्म्स को हम चेंज करके कुछ ऐसे भी लिख सकते थे तो भी बात सेम ही होती। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। चेंज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी एस नॉट अपॉन डी टी। इसको ऐसे भी इस फॉर्म में भी अगर होता तो भी अगर ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करना होता या थोड़ा सा डिविएट करना होगा था तो इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता था। तो ये हमारी क्या है, वॉश आउट की कंडीशन के बारे में क्वेश्चन था। ठीक, ओके, अब देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 को अगर देखें, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हमारा माइक्रोबियल किसके ऊपर है, किसके ऊपर, माइक्रोबियल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई हैं, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट इनिबिशन एंड सबस्ट्रेट इनिबिशन। तो बेसिकली ये सब हैं क्या। ठीक, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली, तो कि मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ कि कौन सी बुक से ये उठाया गया था, तो डोरॉन में ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है, ये बेसिकली कार्गी से उठाया गया था, कार्गी में इसके बारे में दे रखा है, डोरॉन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा बहुत ज़्यादा। एक मिनट भाई रुकना, बुक खोल के दिखा दूं यार आप लोगों को। शूलर एंड कार्गी, या ओके, तो पेज नंबर है हमारा कौन सा, 166। ओके, अरे यार पेज नंबर मिल नहीं रहा है भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। I'm सॉरी, मिल नहीं रहा है मेरे को यार, चलो छोड़ो, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। तो देख लेना भाई, कार्गी में दे रखा है ये, ठीक है, कार्गी में इसके बारे में सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग अपने पेपर पे आ जाते हैं, मेरे को पेज नंबर नहीं मिल रहा है वरना मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ग्रोथ के साथ साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ हो सेल की वैसे वैसे साथ में उस चीज़ का, उसके साथ ही साथ किसका, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो, तो दैट थिंग इज नोन एज द ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का आता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली किसको दिखाता है, बायोमास को, यानी कि सेल ग्रोथ को, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट कंसेंट, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ग्राफ है। तो ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एसोसिएशन हमें ये बताता है कि जैसे जैसे सेल की ग्रोथ हो रही है उसके साथ ही साथ क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होता है, द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो क्यूपी होता है
ठीक है, ये हमारा किसके इक्वलेंट होता है, इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या यहाँ पे कोई एक टर्म हम लोग, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी टर्म को अगर हटाएं, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी टर्म को अगर हम हटाएं तो हम इसको कुछ लिख सकते हैं, QP विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू म्यू, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है किसकी, फॉर द ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जो वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे। तो जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा या तो वैसे वैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। ये किसके केस में है, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम कि नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की अगर बात करें, नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा जो बायोमास का ग्राफ है या सेल कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो तो कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे शुरू होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द बायोमास एंड दिस इज़ फॉर द प्रोडक्ट। अब देखो, अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो, एक चीज़ समझ में आती है बहुत, अगर ध्यान से अगर देखा जाए, जो मैंने पहले अलग ग्राफ बनाया था वो भी देख लेते हैं एक बार, और इन दोनों ग्राफ को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। दिस इज़ फॉर द बायोमास एंड दिस इज़ फॉर द प्रोडक्ट। तो ये हमारा ग्रोथ के लिए है, ठीक है, ग्रोथ के साथ है, और ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉन ग्रोथ है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन ग्रोथ है, ठीक। तो अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब ग्रोथ हो रही है तब साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन दैट केस जो हमारा लैग फेस है, यही तो हमारा लैग फेस है, तो लैग फेज के साथ, लैग फेज में ही तो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। जो तभी जो ग्राफ है वो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल इस बायोमास वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है प्रोडक्ट का ग्राफ। लेकिन अगर वहीं अगर हम बात करें नॉन ग्रोथ वाले की, तो आप देखो बायोमास का जो ग्राफ है वो ऐसे गया है और प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो कुछ टाइम बाद शुरू हुआ है। यहाँ से इस नॉन ग्रोथ टर्म का मतलब ये है कि डिक्लाइन फेज आने के बाद, स्टेशनरी फेज शुरू होने के बाद फर्दर सेल की कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट वही है, ठीक है। यानी कि तो स्टेशनरी फेज के बाद से देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इस स्टेशनरी फेज के बाद फर्दर कोई सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर भाई, क्लियर क्लियर, सभी को क्लियर है? मैसेज करके बताओ भाई, क्लियर ना? ठीक है ना, क्लियर ना? ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की और नॉन एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। तो ठीक, तो अगर नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड के लिए हमने लिखा था QP इज इक्वल टू अल्फा इंटू म्यू, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो QP विल बी इक्वल टू बीटा, कोई बीटा एक कांस्टेंट है, यानी कि जो प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड ही नहीं करता किस पे, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे। बिकॉज क्यों डिपेंड नहीं करता, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिफाइंड कहाँ पर है, वो लॉग फेज में डिफाइंड है, और नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड में जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसके बाद हो रहा है, स्टेशनरी फेज में हो रहा है। तो यानी कि अब सेल की ग्रोथ से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ है, ठीक है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने QP इज इक्वल टू बीटा लिखा। ये बीटा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, बीटा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अब अगर ऑप्शन अगर हम देखे जाएं तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन क्या है बेसिकली, अब देख लेते हैं सबस्ट्रेट इनहिबिशन क्या होता है। तो मैंने जैसा कि अपने पुराने YouTube लेक्चर्स में आप लोगों को सबस्ट्रेट इनहिबिशन बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आता है वो एक बार जाके ज़रूर देखें मेरे लेक्चर्स, ठीक है। उसमें सबस्ट्रेट इनहिबिशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। प्रोडक्ट इनहिबिशन भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक ठीक है। सबस्ट्रेट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि मान लो अगर किसी सबस्ट्रेट की, वो किसी भी एंजाइम की अगर एक्टिव साइट में अगर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जहां बाइंड करना चाहिए था वहां सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में मान लो
दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर गए। अब दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब बाइंड कर जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि एंजाइम का क्या हो गया, एक तरीके से डीएक्टिवेशन मान सकते हैं हम, डीएक्टिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट इनहिबिशन। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने पे कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने जो जो पढ़ा है उसको हम अपने क्वेश्चंस को मिला लेते हैं। मैंने बताया था ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या, थर्ड से मिलाएंगे इसको, देखो बिल्कुल सही मिलता है। द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जैसा कि हमने अभी अभी इक्वेशन में देखा, अल्फा इंटू म्यू, यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक। उसके बाद नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैंने बताया था कि कभी भी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको हम सेकेंड ऑप्शन से मिला सकते हैं, द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद सबस्ट्रेट इनहिबिशन की बात करें तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन की बात करें तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन को आप फोर्थ वाले से मिलाओगे, बिकॉज लिखा हुआ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि मैंने बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे क्या हुआ कि एंजाइम की एक्टिव साइट में मान लो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर गए जहां एक बाइंड करना चाहिए था, तो इन दैट के सबस्ट्रेट की वजह से क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट इनहिबिशन, ठीक है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन को अपन फर्स्ट से मिला लेते हैं, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मींस ये कि कभी कभी ऐसे इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, सेल्स जिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही होती है वही सेल्स के लिए क्या हो जाते हैं, कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, या प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन होता है उसकी जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो सेल के लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से टॉक्सिक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल के लिए क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो इन दैट केस हमारी क्या होती है, सेल की ग्रोथ क्या होती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज दैट प्रोडक्ट इनहिबिशन, ओके, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनता है, पी का थर्ड एंड क्यू का सेकेंड, तो दैट इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे फर्दर और देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 27 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 भी जो हमारे बायो प्रोसेस के क्वेश्चन है वही देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमारा किससे है, मास ट्रांसफर से क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन अपटेक से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि इन अ वेल एरेटेड एंड एजिटेटेड माइक्रोबियल कल्चर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द डिमांड, दैट इज द अपटेक ऑफ द ग्रोइंग कल्चर, ठीक है। तो KLa फॉर सच अ सिस्टम विल बी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है और ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ठीक है। तो जब मैं आगे फर्दर अभी आप लोगों को जब मास ट्रांसफ़र पढ़ाऊंगा तब हम इस चीज़ को और क्लियरली और अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या होता है। फिलहाल केवल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पस से केवल इतना जानते हैं कि डिमांड क्या होती है और अपटेक क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक रेट जो होता है जिसको हम बोलते हैं OTR, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन अपटेक रेट। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक रेट, OTR, ठीक है। OTR जो होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू KLa, ठीक है, इंटू C*-C, ठीक है, ये होता है हमारा। जहाँ पर हमारा KLa क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये हमारी तो ऑक्सीजन अपटेक रेट OTR जो होता है वो हमारा क्या बताता है, हमें सप्लाई के बारे में बताया कि जितनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो हम स्पार्जर के थ्रू दे रहे हैं, यानी कि रिएक्टर के अंदर स्पार्जर जो होता है वो इसीलिए यूज़ होता है ताकि जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में रिएक्टर के अंदर दी जाती है और फिर वो फर्दर जो गैस बबल्स जो होते हैं वो गैस बबल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं हमारे मीडियम को, और वो मीडियम में जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है तो वो ऑक्सीजन हमारी कौन यूज़ करता है, सेल यूज़ करती है फॉर द अगर इन केस ऑफ एरोबिक कल्चर्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक रेट इज
OTR that is KLA C star minus C where KLA is volumetric mass transfer coefficient, ठीक है ओके। तो ये हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है, इसी को हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें कि जो हमारी सेल की जो डिमांड होती है, तो ऑक्सीजन अपटेक रेट OUR जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अपटेक रेट, ठीक है। सॉरी ओके यार मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट बोलते हैं, ट्रांसफर रेट बोलते हैं इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट बोलते हैं और इसको ऑक्सीजन अपटेक रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीजन अपटेक रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक रेट जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू बायोमास, ठीक है, जो हमारी सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन अपटेक है और वो ऑक्सीजन ट्रांसफर है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसफर हमारा दिखाता है क्या, जो कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो दी जा रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन अपटेक जो है वो क्या होती है हमारी, ये हमारी दिखाती है किसको, डिमांड ऑफ द सेल फॉर द डिमांड ऑफ द सेल फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास वेल एरेटेड एंड एजिटेटेड, क्वेश्चन में जैसी हमें कंडीशन दे रखी है तो उसमें हमसे ये बोल रखा है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर है। अगर सप्लाई और डिमांड अगर बराबर हो जाए तो देखते हैं क्या होता है कि सप्लाई और अगर हम ये कहें कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यानी कि सप्लाई और डिमांड के बराबर होने का मतलब ये है कि जितनी हमने ऑक्सीजन सप्लाई करी मीडिया के अंदर, उतनी की सारी ऑक्सीजन क्या हो गई, डिमांड को मीट करेगी। यानी कि अगर हम कहें कि 50 डिमांड थी और हमने 50 ही सप्लाई कर दी, ठीक है, तो दोनों सप्लाई और डिमांड क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। वही कंडीशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो सप्लाई में हमने क्या लिखा था, सप्लाई को हमने लिखा था KLA C स्टार माइनस C, ठीक है, विल बी इक्वल टू हमारा ऑक्सीजन अपटेक रेट जो हमने लिखा था क्या, QO2 इंटू X, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों हैं। अब यहाँ से हमें बताना क्या था, हमें KLA की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, KLA वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी थी। तो दैट विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लें अगर तो कुछ नहीं, सेम Q ऑफ O2 इंटू X अपॉन C स्टार माइनस C, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में जो हमने वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर में जो हमने स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन जो लिया है वो हमने Q2 लिया है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन में R बोला है उसी चीज़ को, स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट, ठीक। जो हमने इसको QO2 लिखा है, इन्होंने उसको R लिख दिया है। तो कोई नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, मिला लो तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर ना, ठीक। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था और कुछ नहीं करना था। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो हमारी किससे है, बैच ग्रोथ जो होती है, ठीक है, बैच ग्रोथ होती है, बैच रिएक्टर की जो ग्रोथ होती है उसकी इक्वेशन के ऊपर दे रखा है जस्ट, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो बैच रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं कि ln x इज इक्वल टू ln x नॉट, सॉरी, इज इक्वल टू ln x नॉट प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन होती है किसकी, हमारी इसकी, किसकी, बैच रिएक्शन की, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ln x इज इक्वल टू ln x नॉट प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होती है बैच रिएक्शन की, ठीक। यहाँ पे ln x हमारा क्या है, फाइनल नंबर ऑफ सेल, ln x नॉट क्या है, हमारा इनिशियल नंबर ऑफ सेल, जो कि हमने इनोकुलम की फॉर्म में दिया मीडिया के अंदर।
म्यू हमारा क्या होता है, ग्रोथ रेट है, और टी इज इक्वल टू हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो इस इक्वेशन को अगर हम मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के टर्म्स में अगर लिखें तो कुछ नहीं है, सेम है, बस यहाँ पे कितना चेंज कर देंगे, म्यू मैक्स लिख देंगे, ठीक है, म्यू मैक्स इंटू टी। अगर मैक्सिमम के टर्म्स में अगर लिखें तो म्यू मैक्स इंटू टी लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है कि हमसे यहाँ पे स्लोप और टी यानी कि ग्राफिकल फॉर्म में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम इस इक्वल टू क्या कर लें, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें इस इक्वेशन को। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है c, ये m हो जाता है और ये हमारा x आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, ठीक ठीक है। यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे क्या है, ln x हमारा किस पे है, y एक्सिस पे, ठीक, और x एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम, ठीक है, x एक्सिस पे टाइम आ गया, ठीक है। ये इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ln x नॉट, तो इसको हमने लिख दिया ln x नॉट, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्लोप क्या होती है, m, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, म्यू मैक्स होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन मिला लें अगर, तो देखो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कौन सा आंसर होना चाहिए, कोई बताएगा क्या आंसर होगा, कोई बताएगा, कोई बताना चाहता है आंसर, इसको देख के कोई आंसर बताएगा, ठीक है। तो देखो नहीं बता रहा है कोई, ठीक है, ओके। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज स्लोप ऑफ ln x, यानी कि इस ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप, और हम जो ग्राफ है वो किसके बीच में बना रहे हैं, ln x और t के बीच में बना रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ ln x वर्सेस t ग्राफ ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज विल शो द म्यू मैक्स, ठीक है। तो वही म्यू मैक्स हमसे बोला गया है, ठीक है, ओके, ठीक, ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 और 51 और देख लेते हैं, वो भी आया हुआ है, ओके, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 जो है वो हमारे किससे दे रखे हैं, कीमोस्टैट से दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कीमोस्टैट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमसे ये बोला गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीमोस्टैट में हमने ग्रो किए, वर्किंग वॉल्यूम उतना, ठीक है, विद द सुक्रोज एज द ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट एज डाइल्यूशन रेट, डी इज इक्वल टू दिस, एंड स्टेडी स्टेट बायोमास कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है, रेजिडुअल सुक्रोज कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है, द सुक्रोज कंसेंट्रेशन इन द इनकमिंग फीड भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमसे व्हाट वुड बी द यील्ड, वाई एक्स एस हमसे यील्ड पूछी गई है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट अगर हम बात करें तो बायोमास की हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स एस, एस इंटू फीड, x इज इक्वल टू वाई एक्स एक्स, एस फीड माइनस एस, ठीक है, एस फीड माइनस एस, ठीक है, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये तो हमने सबस्ट्रेट जो हमने फीड में दिया, और ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसको हम SR लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम SR लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेजिडुअल सबस्ट्रेट, रेजिडुअल सबस्ट्रेट, ठीक है। मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है यूट्यूब लेक्चर्स में अपने, रेजिडुअल सबस्ट्रेट क्या होता है एंड ऑल सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आता है वो जाके आराम से चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, आराम से देखें, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारे पास बायोमास की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, हमसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वुड बी द यील्ड ऑफ द बायोमास, ठीक है, यील्ड ऑफ द बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट, तो यानी कि हमें ये टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x हमें बायोमास की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 4.5, ठीक है, 4.5 विल बी इक्वल टू वाई एक्स एस हमें फाइंड करना है, ठीक।
सबस्ट्रेट इन द फीड ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि हमने फीड में सबस्ट्रेट कितना दे रखा है, इनकमिंग फीड में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक, तो इस 10 को यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में भी बोला हुआ है कि 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से y एक्सिस की जो वैल्यू निकल के आती है वाई एक्स बाई एस जो निकल के आएगा वो 4.5/8 निकल के आएगा। ठीक है, और अगर इसको 4.5/8 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से y एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0.56 के समथिंग आएगी। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है, 0.56 के समथिंग आएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन द इनपुट फीड फॉर द आउटपुट टू बी 45 किलोग्राम बायोमास पर आवर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सुक्रोज कंसंट्रेशन हम इनपुट फीड में कितना दें अगर हमें बायोमास इतना चाहिए हो। 45 अगर हमें किलोग्राम बायोमास पर आवर अगर हमें चाहिए हो तो हम सुक्रोज को इनपुट फीड में कितना दें। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन जाते हैं कि अगर हम रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन देखें, सॉरी, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन की इक्वेशन को अगर हम देखें तो रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन जिसको हम R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू डी इंटू एक्स होता है। हमारा क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको हम लिखते हैं RG। ठीक, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को दिखाता है हमारा क्या, RG इज इक्वल टू डी इंटू एक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हमको दे रखा है किलोग्राम पर आवर की बात, यानी कि 45 किलोग्राम पर आवर, यानी कि ये हमारा क्या है, रेट ऑफ बायोमास है। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास। ठीक है, 45 विल बी इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे डी की वैल्यू हमें दे रखी, यहाँ से हम अगर इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर हम इसको RG लिख लें और यहाँ से हम बायोमास निकाल लें। ठीक है, बायोमास निकाल लेते हैं पहले कि बायोमास कितना प्रोड्यूस होगा। ये तो हमें रेट ऑफ बायोमास दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी रेट ऑफ बायोमास दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम ये पता कर लें कि इतना रेट ऑफ बायोमास और इतना डाइल्यूशन रेट, और देखते हैं कि कितना बायोमास निकल के आएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू RG अपॉन डी। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई। RG अपॉन डी विल बी क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाई डाइल्यूशन रेट। ठीक, और इसको हम ऑल्सो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे वॉल्यूम हमें हमें वर्किंग वॉल्यूम दे रखा है 60 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि हम सबस्ट्रेट इनपुट फीड में कितना दें और कितना बायोमास टोटल प्रोड्यूस होगा इस वर्किंग वॉल्यूम पे। तो हम इसको ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/V से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें हम तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कितना है, 45। ठीक, और डाइल्यूशन रेट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.55 दे रखी है। ठीक है, 0.55 दे रखी है। ठीक है, इंटू 1/60 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना है, 60। तो अगर हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बायोमास की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.362 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इतना हमारा बायोमास जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना बायोमास प्रोड्यूस होगा इतना रेट ऑफ बायोमास पे और इतने वॉल्यूम में। ठीक है, 60 वॉल्यूम में और इतना रेट ऑफ बायोमास अगर है तो जो बायोमास हमारा प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा 1.362। अब जब हमारे पास बायोमास हमें पता चल गया कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 1.362 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है, बायोमास की वैल्यू निकल आई। आप ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि YXS इज इक्वल टू क्या होता है, डेल S 362 किलोग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे कि माइनस ऑफ डेल्टा S अपॉन डेल्टा X। ठीक है, हमने ये पढ़ा है पहले। ठीक है,
तो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम यहाँ से लिखें वाई एक्स बाई एस, हम लिखेंगे इसको माइनस ऑफ एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन, इसको लिख के आएंगे क्या, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। ठीक है भाई, तो इनिशियली अगर हम अब हम यहाँ से बात करें कि सबस्ट्रेट फीड में, वो सबस्ट्रेट इनटू द फीड की अगर बात करें, तो हम सबस्ट्रेट इनटू द फीड हम कितना दें जो हमें बायोमास इतना मिल जाए। तो बायोमास हमें कितना फाइनली प्रोड्यूस करना है, इतना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इनिशियली बायोमास की वैल्यू क्या होगी, जब कोई रिएक्टर में आपने सेल्स डाली और सबस्ट्रेट डाला तो इनिशियली बायोमास की वैल्यू क्या मानी हमने, 0 मानी कि 0 था, क्योंकि हमें इतना प्रोड्यूस करना है। तो हमने इनिशियली मान लिया कि इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक है, बायोमास की कंसंट्रेशन, ठीक। फाइनली हमें इतनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और सबस्ट्रेट फाइनली जो हमसे बोल रखा है रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हाँ ओके। तो रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि कितना सबस्ट्रेट बच गया बायोमास प्रोड्यूस होने के बाद। तो रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एस फाइनली, यानी कि एस फाइनल कितना सबस्ट्रेट बच गया, यही हमारा क्या होगा, रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। ऑल्सो द यील्ड ऑफ बायोमास, अभी हमने यील्ड ऑफ बायोमास की अगर बात करें तो हमने अभी कैलकुलेट करा था 0.562 है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग एस फाइनल एस इनिशियल की, हमें एस इनिशियली तो बताना है कि हमें सबस्ट्रेट इन द इनपुट फीड कितना हो जो हमें बायोमास इतना मिल जाए, बायोमास इतना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट फीड में सबस्ट्रेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को थोड़ा सा अगर रीअरेंज करने की कोशिश करें, इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें और इस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट करें, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी, जो फाइनली इक्वेशन बन के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू एस नॉट या एस, या इसको लिख लेते हैं एस रेजिडुअल, लिख लेते हैं सीधा एस रेजिडुअल विल बी इक्वल टू, सॉरी एस रेजिडुअल भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एस फीड विल बी इक्वल टू एस फाइनल प्लस एक्स एफ फाइनल बायोमास की कंसंट्रेशन, ठीक है, एस एफ अपॉन वाई एक्स एक्स, ठीक है, वाई एक्स एस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सबस्ट्रेट फाइनल रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है 2, ठीक, प्लस हमारे पास फाइनल बायोमास की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हमने अभी भी निकाल ली थी 1.362 अपॉन यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट हमने अभी भी निकाली थी 0.562, ठीक है, 0.562, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो देखो आप कुछ ये क्या निकल के आता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इतने पूरे टर्म को, तो ये 4.425 के समथिंग आएगा, 425 के समथिंग आएगा पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना सबस्ट्रेट इनपुट फीड में देना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो जो बायोमास है वो प्रोड्यूस होगा कितना, 1.362। बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना सबस्ट्रेट इनपुट फीड में देना पड़ेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, और इसका क्या है, ए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम इस पेपर में देखें तो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यानी कि अगर 7 × 2 करें तो कितना होता है, 14 होता है, यानी कि 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले आते थे 2011 में। अब तो वेटेज और बढ़ गया, अब तो 20 to 25 नंबर के क्वेश्चंस केवल बायो प्रोसेस से ही आते हैं। तो ठीक है भाई, तो ये 25 नंबर जो होंगे वो रैंक डिसाइडिंग होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो बहुत आराम से पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, केवल उतना ही उतना पढ़ना है और उतना ही उतना केवल समझना है और करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा 2011 गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर था उसमें जितने भी बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस आए थे हमने सब एक एक करके सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो सब लोग देख लेना आराम से, सब लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। कल हम लोग फिर से 2012 का पेपर
2012 ग्रेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।